नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में तूफान ला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई हलचल शुरू हो गई है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट की नीति को अपनाया था और अब वे फिर से इसी रास्ते पर चल पड़े हैं, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा आक्रामक तरीके से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रंप ने हाल ही में कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उनका कहना है कि अमेरिका अब और नुकसान नहीं उठाएगा और दूसरे देशों को फेयर ट्रेड के लिए मजबूर किया जाएगा। ये धमकियां सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं। चीन, यूरोपीय संघ, मैक्सिको और कनाडा जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर 10% से लेकर 60% तक के टैरिफ लगाने की बात हो रही है। जब आप एक बड़ा डेफिसिट वाले देश हैं, तो ट्रेड वॉर जीतना आसान होता है। यह ट्रंप का विचार है, लेकिन क्या वास्तव में इतना आसान है? ट्रंप की इन धमकियों का असर अब दिखने लगा है। कई देश अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने और ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की ओर देखने लगे हैं। और इसी बीच भारत एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक भागीदार के रूप में उभर रहा है। और अब जब दुनिया के व्यापारिक नक्शे पर नए समीकरण बन रहे हैं, तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, आखिर विदेशी कंपनियां और सभी देश भारत की ओर क्यों रुख कर रहे हैं? आइए इस कहानी के अगले पन्ने को पलटते हैं। आइए इसे हम पॉइंट के साथ समझते हैं कि आखिर विदेशी कंपनियां और सभी देश भारत की ओर क्यों रुख कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, भारत की आबादी और सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट। भारत 140 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां की मध्यम वर्गीय आबादी लगभग 40 करोड़ है, जो अकेले कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी से अधिक है। भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 7% की दर से बढ़ रही है, जबकि विकसित देशों की विकास दर 1 से 2% के आसपास है। गौर करने वाली बात यह है कि जब अधिकांश देश मंदी की आशंका से जूझ रहे हैं, तब भी भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने भी भारत को वैश्विक विकास का इंजन बताया है। देन सेकंड पॉइंट, भारत की स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल पोजीशन। चीन अमेरिका तनाव के बीच कई देश चाइना +1 रणनीति अपना रहे हैं। चाइना +1 रणनीति का मतलब यह है कि कई देश और कंपनियां अपना उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग केवल चीन पर निर्भर न रहकर किसी और देश में भी स्थापित कर रहे हैं। वे अपने व्यापार और सप्लाई सिस्टम को विविधतापूर्ण बनाना चाहते हैं, ताकि एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके। यहां भारत की स्थिति अद्वितीय है। भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है, जबकि चीन के साथ प्रतिस्पर्धी है। भारत क्वाड का हिस्सा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देन थर्ड पॉइंट, भारत का युवा और कुशल कार्यबल। भारत की औसत आयु लगभग 29 वर्ष है, जबकि चीन की 40, अमेरिका की 38 और जापान की 48 वर्ष है। हर साल भारत में लगभग 1 करोड़ नए लोग कार्यबल में शामिल होते हैं। इनमें से कई इंजीनियरिंग, IT और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में शिक्षित हैं। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। हमारी शिक्षा प्रणाली को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप अभी और बेहतर बनाने की जरूरत है। हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से केवल 20 से 25% ही सीधे उद्योग इंडस्ट्री के लिए तैयार होते हैं। देन थर्ड पॉइंट, भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के सबसे उन्नत और व्यापक प्रणालियों में से एक है। UPI से लेकर आधार तक डिजिटल इंडिया की सफलता दुनिया भर में सराही जा रही है। 2022 में भारत में 74 बिलियन का UPI लेन देन हुए, जो कि अमेरिका के कुल डिजिटल लेन देन से अधिक है। यह डिजिटल इकोसिस्टम व्यापार को सरल और पारदर्शी बनाता है। अब जैसे जैसे भारत की इन विशेषताओं का जादू दुनिया के विभिन्न कोनों में फैल रहा है, वैसे वैसे कई देश अपनी नजरें भारत की ओर घुमा रहे हैं। यह कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है, जहां विभिन्न देश भारत के साथ साझेदारी के नए रास्ते तलाश रहे हैं। कौन से देश भारत के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए कर रहे हैं,
भारत की ओर रुख। पहला, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने हाल ही में भारत के साथ व्यापार और टेक्नोलॉजी में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। फ्रांस और जर्मनी ने विशेष रूप से रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च तकनीक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने हाल ही में कहा था, भारत न केवल एशिया में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति है। हम अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। दूसरा, जापान और दक्षिण कोरिया। जापान अपने चाइना+1 रणनीति के तहत भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। जापान ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में $12 अरब से अधिक का निवेश किया है। इसी तरह सैमसंग और हुंडई जैसी दक्षिण कोरियाई कंपनियां भारत में अपना विस्तार कर रही हैं। सैमसंग ने नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री स्थापित किया है, जहां से वे वैश्विक बाजार के लिए स्मार्टफोन निर्यात कर रहे हैं। तीसरा, अरब देश। यूएई और सऊदी अरब जैसे मध्य पूर्वी देश ऊर्जा से परे क्षेत्रों में अपनी अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण बनाने के लिए भारत के साथ साझेदारी कर रहे हैं। यूएई ने भारत में $75 अरब के निवेश की योजना बनाई है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने कहा था, भारत हमारा प्राथमिक व्यापारिक साझेदार है और हमारी भविष्य की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और भारत की इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू है। जैसे जैसे हम अवसरों की चमक में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कुछ बाधाएं भी हमारे रास्ते में खड़ी हो रही हैं। तो आइए देखें, इस बढ़ते अवसर के सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं। हालांकि इस बदलते सिचुएशन में भारत के लिए सब कुछ सकारात्मक नहीं है। हमारे सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं, जैसी कि पहली, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। भले ही हमने पिछले कुछ वर्षों में सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विकास में प्रगति की है, लेकिन हम अभी भी चीन जैसे देशों से काफी पीछे हैं। भारत में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का लगभग 14% है, जबकि विकसित देशों में यह 8 से 10% है। लॉजिस्टिक लागत मतलब अगर एक कंपनी अपने उत्पाद को एक शहर से दूसरे शहर भेजती है, तो इसमें जो खर्च होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, गोडाउन में रखे जाने के खर्च आदि, उन्हें लॉजिस्टिक लागत कहा जाता है। भारत को एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और औद्योगिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की जरूरत है। देन सेकंड, श्रम कानूनों में जटिलता। भारत में 54 केंद्रीय श्रम कानून और 200 से अधिक राज्य स्तरीय श्रम कानून हैं। यह जटिलता विदेशी निवेशकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि श्रम कोड के माध्यम से सुधार प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देन थर्ड, चेंजिंग गवर्नमेंट डिसीजंस। कभी कभी नीतिगत बदलाव अचानक होते हैं, जिससे व्यापार करना मुश्किल हो जाता है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जैसे उदाहरण ने पिछले समय में निवेशकों के बीच अनिश्चितता पैदा की थी। हालांकि सरकार ने इस दिशा में सुधार किए हैं। देन फोर्थ, कौशल विकास की चुनौती। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पास एक बड़ा युवा कार्यबल है, लेकिन उनके कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच अंतर है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। चुनौतियां तो हर सफलता की कहानी का हिस्सा होती हैं, लेकिन उनके समाधान ही इतिहास रचते हैं। तो आइए अब देखें कि भारत के पास इन चुनौतियों से निपटने और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए क्या रणनीति हो सकती है। जैसा कि पहला, व्यापार समझौता मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर तेजी से काम। भारत को यूरोपीय संघ, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर तेजी से बातचीत करनी चाहिए। हाल ही में यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए समझौते सही दिशा में कदम हैं। देन सेकंड पॉइंट, एक्सपोर्ट प्रोत्साहन। पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी पहल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं। इन्हें और मजबूत करने और विस्तारित करने की आवश्यकता है। देन थर्ड पॉइंट, बुनियादी ढांचे में निवेश। गतिशक्ति, भारतमाला, सागरमाला जैसी परियोजनाओं को तेजी से लागू करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा
डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटी के विकास पर भी ध्यान देना होगा। देन फोर्थ पॉइंट, कौशल विकास पर जोर। हमें अपने शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। डिजिटल कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने देखा कि चुनौतियां क्या हैं और उनसे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि पूरी तस्वीर में भारत की क्या भूमिका हो सकती है। क्या यह सिर्फ एक छोटा सा अवसर है या फिर हम इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं? अब तक हमने देखा कि कैसे ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने वैश्विक व्यापार की तस्वीर को बदल दिया है और कैसे भारत एक बिजनेस करने के लिए महत्वपूर्ण विकल्पी स्थान के रूप में उभर रहा है। लेकिन क्या यह सिर्फ कुछ समय के लिए लाभ है या भारत इसे दीर्घकालिक अवसर में बदल सकता है? मेरा मानना है कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम सिर्फ चाइना+1 रणनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि इंडिया फर्स्ट बनना चाहते हैं। भारत की अपनी ताकत है, लोकतंत्र है, एक बड़ा बाजार है, युवा कार्यबल है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ भारत के पास है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है, एप्पल ने भारत में अपने आईफोन निर्माण को बढ़ाया है और अब 7% आईफोन भारत में बनाए जा रहे हैं। गूगल ने घोषणा की है कि वह अपने पिक्सेल फोन का निर्माण भारत में शुरू करेगा। सैमसंग भारत को अपना वैश्विक विनिर्माण हब बना रहा है। टेस्ला भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की योजना बना रही है। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि कैसे वैश्विक कंपनियां भारत को एक महत्वपूर्ण बाजार और मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में देख रही हैं। क्या भारत चीन का स्थान ले सकता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कई लोग पूछ रहे हैं। मेरा जवाब है हां और नहीं। हां, क्योंकि भारत के पास वह सब कुछ है जो एक वैश्विक शक्ति मैन्युफैक्चरिंग बनने के लिए आवश्यक है। बड़ा बाजार, कम लागत वाली श्रम शक्ति और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो पश्चिमी देशों के साथ मूल्यों को साझा करती है। और नहीं भी क्योंकि चीन ने दशकों में जो हासिल किया है उसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता। चीन का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भारत की तुलना में 10 गुना बड़ा है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे काफी आगे है। हमारा लक्ष्य चीन को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी अनूठी ताकत के आधार पर एक अलग और टिकाऊ विकास मॉडल विकसित करना होना चाहिए। और अंततः, जैसे हर कहानी का एक अंत होता है, इस चर्चा को भी एक निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, यह कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है भारत के लिए और वैश्विक व्यापार के नए युग के लिए। दोस्तों, हम एक ऐसे समय में हैं जहां वैश्विक व्यापार का परिदृश्य बदल रहा है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने कई देशों को विकल्प तलाशने पर मजबूर किया है और भारत उनके लिए एक आकर्षक विकल्प बन रहा है। लेकिन यह अवसर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हमें अपनी कमियों को दूर करने और अपनी ताकत का लाभ उठाने के लिए तेजी से काम करना होगा। हमें अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा, अपने श्रम कानूनों को सरल बनाना होगा और अपने कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। अगर हम इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपट लेते हैं, तो भारत वास्तव में वैश्विक व्यापार का एक नया केंद्र बन सकता है। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के बारे में नहीं है, यह लाखों भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार, बेहतर नौकरियों और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा के बारे में है। आज भारत के पास एक ऐतिहासिक अवसर है। अमृतकाल के इस युग में हम अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई सिस्टम के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनी जगह बना सकते हैं। हमें इस अवसर को पूरी तरह से अपनाना चाहिए और 21वीं सदी को वास्तव में भारत की सदी बनाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। जल्द ही एक नए विषय के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।